हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हाल चाल है आप सभी का? बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईएससी वाला पर। हम लोग वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज बेटा चला रहे थे, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोशन इन अ प्लेन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है और फिजिक्स में किसी भी चैप्टर्स में आगे इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन सीखेंगे और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन का जो फंडामेंटल पार्ट है उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में यानी इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप सभी को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जितनी भी ये वन शॉट सीरीज बेटा आ रही है, इनके सभी के नोट्स आपको फिजिक्स वाला ऐप से आप निकाल सकते हैं। फिजिक्स वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं बेटा। तो फिजिक्स वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें जाकर के इस बैच को सर्च करिएगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि फिजिक्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। उसके लिए इस कोड को स्कैन कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ऐप पर सीधे जाकर सर्च करो फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर। राइट, चलिए फिलहाल सर आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग एक डिटेल्ड वन शॉट सेशन करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे लेक्चर का। तो स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्टाइल मोशन। सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और कब होगा, किन कंडीशंस में मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से बताऊंगा बेटा। आप बस चीजों को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में है और मैंने इसको एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में दे दिया, तो ऐसे केसेस में इसका जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ऐसे में जो मोशन होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन, और इस मोशन के दौरान उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही होगी। और ऐसे में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। यहीं पर अगर केस ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में थी और हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन उसको दिया वो अपोजिट डायरेक्शन में दिया, तो ये एज अ रिटार्डेशन वर्क करेगा। इसी को नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन भी बोल सकते हैं। मोशन अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही होगी। राइट, तो ऊपर वाले में इंक्रीजिंग स्पीड थी, इस बार जो स्पीड होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए जब इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसमें क्या होगा। लेकिन सर अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी जनरल एंगल बन जाए तब क्या होगा, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में मैं कुछ भी इनिशियल एंगल बना दूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड मान लो इस डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन हम लोगों ने दिया वो इस डायरेक्शन में है। अब इस बार दोनों के बीच में कुछ भी एंगल थीटा है, तो ऐसे में इस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, कैसा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व्ड पाथ पर मूव करता है और इसी कर्व्ड पाथ को पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। सो इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम एंगल बिटवीन देम, देन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ द मोशन बिकम्स प्रोजेक्टाइल। पैराबोलिक पाथ है ये बेटा, और इसी तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो मोशन है दैट इज एक्चुअली पैराबोलिक पाथ। ये पैराबोलिक पाथ हो गया और इस तरीके के मोशन को ही हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। सर मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा कि कोई पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है या फिर पैराबोलिक पाथ है, तो ध्यान से समझो। अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें ax प्लस बी वाई बराबर सी टाइप की इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें x और y दोनों की पावर में 1 हो। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा केस बन जाए कि सर वाई स्क्वायर बराबर समथिंग एक्स, मान लो कुछ भी ए एक्स लिखा हुआ है, या एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग वाई यानी ए वाई मान लो लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर ना हो, तो ऐसे में जो पाथ होता है बेटा दैट इज अ पैराबोलिक पाथ। तो अगर एक्स और वाई में से किसी एक पर स्क्वायर लगा हो और बाकियों पर स्क्वायर ना हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग पैराबोलिक पाथ समझते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सारे डेरिवेशंस के बारे में। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर और ज्यादा करवाना चाहता हूँ, तो आइए इस चीज का मैं डिस्कशन आपके साथ शुरू करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि यहां कहीं पर था ओरिजिन पर, और हम लोगों ने उसको कोई एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है इस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा, है ना, विद द हॉरिजॉन्टल। अब जैसे ही आपने ये वेलोसिटी दिया, इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके का बेटा मोशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर?
जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पर भागेगा, ऊपर जैसे ही वो चलना शुरू करेगा, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक एक्सेलरेशन यहां पर आ जाएगा अर्थ की तरफ, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया, जबकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हो गया, तो इस वजह से इसका जो पाथ है दैट विल बिकम अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब अगर मैं इसको बेटा एक्स एक्सिस मान लूं और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो आ जाइए इस पूरे मोशन का एनालिसिस स्टार्ट किया जाए। इस मोशन में अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा, दैट इज नोन एज यू कॉस थीटा, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपका वाई डायरेक्शन में भी होगा, एंड दैट इज यू साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट हो गया, वेलोसिटी का एक वाई कंपोनेंट हो गया। पूरे के पूरे मोशन को आप दो डायरेक्शंस में ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहला, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की बात कर ले तो दैट इज जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन भी नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो वेलोसिटी है दैट विल बिकम कांस्टेंट। तो पूरे मोशन के दौरान इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू कॉस थीटा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट विल ऑलवेज बी यू कॉस थीटा। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो भी यू कॉस थीटा, जब वो यहां पहुंचेगा तो भी यू कॉस थीटा, यहां पहुंचेगा तो भी यू कॉस थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको वर्टिकल एस्पेक्ट में अगर देखें, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें, तो वर्टिकल मोशन में जरा ऑब्जर्व करो क्या होगा। वर्टिकल मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की है बेटा यू साइन थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वाई डायरेक्शन में ये रही यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू वाई डायरेक्शन में कितनी है, माइनस जी के बराबर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जबकि जो एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ऐसे में क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है। वी कैन अप्लाई 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी लगाई जाती है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ कांस्टेंट हमें मिल जाए तब, राइट। तो आपको अगर कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी एनालिसिस करना है, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, यू विल अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दैट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मोशन अनएक्सेलरेटेड है, जबकि वाई डायरेक्शन का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। तो यहां पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, और इधर की तरफ हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर आपसे कभी भी कहा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी करना है, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि यू कॉस थीटा है दैट इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अभी इन चीजों का यूज भी हम लोग यहां पर करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला तरीका होता है उसको करने का कि आप उसके मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए, अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। उसके लिए करना यही है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसको दो पार्ट्स में तोड़ लीजिए। ठीक है, अब आप सिंपली यहां पर बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को देखकर ये आइडेंटिफाई करके कि किस डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म है और किस डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म है, आप सिंपल उसके जो फॉर्मूले हैं उनको लगा दीजिए। जैसे ही आप उनके फॉर्मूले लगाओगे यू विल गेट योर सोल्यूशन, मतलब आप अपने आंसर के काफी करीब पहुंचने लगेंगे। मतलब यहां पर इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है ना बेटा, वो सारी चीजों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फंडामेंटली यूज करके क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया जा सकता है। अब आ जाइए यहां पे मैं डेरिवेशन वाले पार्ट की बात करता हूं। मान लो हमसे कहा जाए कि यार आप मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो कि भैया कितना समय लगेगा पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ कंप्लीट करने में, है ना। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के लिए मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं कि भाई हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने चल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है वो समझ जाइए। टाइम ऑफ फ्लाइट का टोटल मतलब यही हो गया कि भाई पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ कंप्लीट करने में टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां से यहां तक का जो समय होता है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। अब पहले आप यहां से टॉप मोस्ट वाले पॉइंट की बात करो। अगर ये वाला पॉइंट हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पर बेटा मेरे को टाइम निकालना है, कितना टाइम यहां पर लगेगा।
ठीक है, कैसे हम लोग टाइम निकालेंगे? देखो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा होगा बेटा उतना ही समय यहां से यहां तक जाने में लगेगा, राइट? तो अगर मैं यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको टी मान लूं तो यहां से वापस आने का भी टाइम टी होगा और टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल बिकम 2t। हाँ जी, तो बेटा आ जाओ इसको हम लोग डिराइव करते हैं। देखो उसके लिए टाइम हम लोगों ने मान लिया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2t के बराबर हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं दैट विल बिकम 2t। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई, मैंने ए वाले पॉइंट से चलना शुरू किया और फाइनली हम लोग बी पॉइंट तक आए और उसके बाद एट लास्ट हम लोग यहाँ सी वाले पॉइंट तक पहुंचेंगे, तब जाकर के हमारा पूरा पाथ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए से बी के लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ फॉर ए टू बी। फॉर ए टू बी, ए से लेकर बी तक आने के लिए एनालिसिस मैं कर रहा हूं। तो इसके लिए बेटा यहां पर देखो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की कितनी हो गई? यू साइन थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है? माइनस जी के बराबर। ऐसे में अगर आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन होती है ना v बराबर u प्लस ए टी, अगर फर्स्ट इक्वेशन लगा दो तो हमारा काम चल जाएगा। देखो फाइनल वेलोसिटी है u साइन थीटा, इनिशियल कितनी थी हमारी? उल्टा लिख दिया मैंने। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल थी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी है और टाइम t के बराबर हो गया। यहां से टाइम की वैल्यू आ गई बेटा u साइन थीटा बटे g के बराबर। ये वो समय हमको मिल गया है जितने समय में वो पार्टिकल a से b तक पहुंचेगा। अब उतना ही समय b से c आने में लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, हेंस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको मैं कैपिटल टी बोलूंगा विच इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल टी। तो इट विल बिकम 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेटा निकल कर आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u साइन थीटा बटे जी। आपने यहां से पार्टिकल को फेंका है, यहां तक वो पहुंचा है, तो टोटल टाइम टेकन इज 2u साइन थीटा बटे जी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने यहां पर आपको निकाल दिया है विच इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, राइट। एक चीज मैंने और बता दिया है, आधा चलने में जो टाइम होगा वो भी आधा होगा, यानी कभी भी बोले यहां से यहां तक का टाइम कितना है, सो दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, टोटल पूछ ले तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब बात आई सर इसी में एक चीज और आती है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट कवर्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम हाइट के केस में हमें क्या करना है? अभी तक जो हम लोगों ने वहां पर देखो ए से बी के लिए हमने एनालिसिस किया था, है ना, ए से बी के लिए। ठीक है, तो जो कुछ भी यहां पर किया है बस सब कुछ वही रहेगा, बस इस बार थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। तो फॉर ए टू बी, ए से बी वाले मोशन के लिए अगर आप थर्ड इक्वेशन लगा दो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल जो स्पीड थी यार वो u साइन थीटा थी, तो उसका स्क्वायर करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी के बराबर थी और जो हाइट उसने कवर किया होगा उसको मैं कुछ h के बराबर मान रहा हूं। तो ये वाला जो वर्टिकल हाइट है दैट इज कंसीडर्ड टू बी कैपिटल H, दैट इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वही कैपिटल H यहां पर निकालना है। कैपिटल H की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? इट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको इधर ले आओ और 2g को नीचे भेज दो, तो ये वाला डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। आपसे कभी भी कहा जाए प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितना हाइट कवर किया है, सो दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये सारे फॉर्मूले बेटा काफी मैचिंग है, इसलिए बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो आप लोग को बड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, ताकि इसमें कहीं किसी भी लेवल पर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए। इसके बाद एक चीज बड़ी पूछी जाती है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जब भी आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हो तो आखिर हॉरिजॉन्टली उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है ए से सी तक का ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेंज। ये हाइट है, ये रेंज है, टोटल जो टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो फॉर ए टू सी इस बार हम पूरी बात कर रहे हैं ए से लेकर सी तक। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आप भी कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि ac के बराबर है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
है ना, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना होगा, दैट इज टोटल टाइम टेकन। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है बेटा u cos थीटा, और टोटल टाइम कितना लगा, दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो दैट विल बिकम u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेंज हियर। एसी को ही रेंज बोल रहे हैं हम लोग। तो रेंज की वैल्यू बेटा हमें मिल गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सर ये साइन 2 थीटा कहां से आया, बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उसको मैंने एज इट इज रख दिया। तो रेंज का भी फॉर्मूला हमारा निकल कर आ गया, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट का हो, चाहे मैक्सिमम हाइट का हो, चाहे हॉरिजॉन्टल रेंज का हो, सारे ही डेरिवेशंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ एक बार ईमानदारी से समझने की जरूरत है। कोई भी पार्ट कम समझ में आया बेटा, वीडियो पीछे ले जाइए, एक बार रिपीट करके देखिए, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझो, अगर आपसे कहे कि यार ये मैक्सिमम रेंज कब होगा, तो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, अगर आपको रेंज की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, तो ये जो साइन थीटा वाला ये जो टर्म है ना बेटा, साइन 2 थीटा वाला टर्म, दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 के बराबर होती है। कब होती है सर, जब ये थीटा एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, यानी कि थीटा एंगल अगर 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे में जो उसका रेंज है दैट विल बिकम मैक्सिमम। तो अगर आपको कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम दूरी तक फेंकना है, तो उसके लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जो थीटा एंगल है, दैट मस्ट बी 45 डिग्री, राइट। दूसरी एक चीज यहां पर और ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, जब हम थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो बेटा रेंज की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने निकाला, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर। ठीक है, अब यहीं पर मान लो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 90 माइनस थीटा पर फेंक दिया, तो क्या होगा, जरा चेक करते हैं। तो रेंज फॉर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स, इस बार एंगल की जगह कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बटे जी के बराबर। तो ये बन जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और साइन 180 माइनस थीटा है साइन थीटा, सो इट विल बिकम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी के बराबर, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज फॉर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एंगल पर जो रेंज है वो इतने के ही बराबर है जो रेंज थीटा एंगल पर था। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, तो जो रेंज आएगा सेम रेंज आपको मिलने वाला है 90 माइनस थीटा पर भी। सेम चीज को मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, जरा समझिएगा। जैसे मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री के एंगल पर फेंका, और वो ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर गिरा, 60 पर फेंका, वो यहां पर गिरा। ठीक है, ये वाला जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है अभी वो कितना है, 60 डिग्री। सेम ऑब्जेक्ट को बेटा अगर मैं सेम स्पीड से, सेम ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से अगर मैं 30 डिग्री पे फेंकूं, देखो ये 60 डिग्री एंगल है, 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आएगा। सेम अगर इसको और सेम स्पीड से थीटा 30 पर फेंकेंगे, तो भी वो वहीं पर जाकर के गिरेगा। इसका मतलब अगर आपने उसको 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो भी वहीं पर जाकर के गिरेगा। बस ये ध्यान रखना कि जो इनिशियल स्पीड पहले थी, सेम वही इनिशियल स्पीड अभी भी होनी चाहिए। तो रेंज की जो वैल्यू 60 डिग्री के लिए, वही सेम रेंज बेटा 30 डिग्री के लिए भी है, और ओवरऑल जो पार्टिकल है वो वही सेम पॉइंट पर दोनों के केस में गिरने वाला है। तो रेंज फॉर 30 डिग्री इज इक्वल टू रेंज फॉर 60 डिग्री। सिमिलरली मैं आपको बोलूं, मैंने 10 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट फेंका है, तो वही रेंज होगा बेटा 80 डिग्री पर भी। 20 डिग्री पर फेंका है तो सेम रेंज होगा 70 डिग्री पर भी। तो जो रेंज की वैल्यू थीटा पर होती है, सेम वैल्यू 90 माइनस थीटा पर भी हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछा जाए, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट। फिर आपसे बोले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी के बराबर। ठीक है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 45 डिग्री के बराबर हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंज इज यू स्क्वायर बटे जी। ठीक है, और जो रेंज की वैल्यू थीटा पर होती है, सेम वही वैल्यू 90 माइनस थीटा पर भी होती है। अब हमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, आप मेरे को बताओ किसी भी एक मोमेंट पर या किसी भी एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। देखो बेटा, अगर मैं कोई भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहा हूं,
जैसे यहां पर ये डायग्राम है, किसी भी पार्टिकल को अगर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन पर फेंका है, ये मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, इनिशियली पार्टिकल यहां पर था, उसकी इनिशियल स्पीड u के बराबर है, ये एंगल हमारा थीटा है, उसकी इनिशियल स्पीड के दो कंपोनेंट्स हो गए, पहला इधर की तरफ हो गया u cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर हो गया विच इज u sin थीटा, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हो गए उसकी इनिशियल वेलोसिटी के। अब एक पॉइंट समझना, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है एंड दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सर कोई एक्सेलरेशन या कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, वो पूरे पाथ में बनी रहेगी, तो चाहे उसको इनिशियल बोलो या फाइनल बोलो एक ही बात है। तो फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो है वो तो हमेशा cos थीटा ही रहेगा। उसका रीजन आप लिखेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, हेंस मोशन इन एक्स डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ अगर मैं आपसे कहूं बेटा फाइनल वेलोसिटी आप मेरे को वाई डायरेक्शन में बताओ, तो आप कहेंगे सर वाई डायरेक्शन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं विच इज v बराबर u प्लस एटी। अब बताइए सर u क्या है, दैट इज इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, जो कि कितना है u sin थीटा। तो आप यहां पर लगाओगे फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टाइम, v बराबर u प्लस a इंटू टी। तो u की वैल्यू हो गई बेटा u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g के बराबर है और टाइम t के बराबर हो गया। सो दिस इज इट्स वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, पहले ये जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उसके बाद यही वर्टिकल वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी, ठीक है। अब बात आई सर फाइनल वेलोसिटी कितनी है इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर, तो फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, किसी भी टाइम t पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं vx i कैप प्लस vy j कैप, लाइक दिस। भाई सोचो अगर पार्टिकल यहां पर है और मैं यहां पर पूछ रहा हूं कि बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखेंगे, आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे और वेक्टर के फॉर्म में दोनों वेलोसिटीज को जोड़ देंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू तो भैया हमेशा के लिए कितनी है, u cos थीटा, सो इट विल बी u cos थीटा i कैप। वर्टिकल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा माइनस gt के बराबर, ठीक है, टाइम्स j कैप। तो ये इसकी वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म हो गया। किसी भी t टाइम पर बेटा आपसे पूछे वेलोसिटी बता दो, तो वो वेलोसिटी आप वेक्टर के फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो पिछला वाला लेक्चर बेटा जरूर देखिए, बिना वेक्टर के ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। किसी भी वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो a i कैप प्लस b j कैप, और आपसे मैं कहूं बेटा उसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो वो भी मैंने सिखाया अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम काम आपको यहां पर करना है। अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर पता है तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जिसको आप सिंपल वेलोसिटी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जो i वाला टर्म है u cos थीटा उसका स्क्वायर प्लस जो j वाला टर्म है विच इज u sin थीटा माइनस जी टी, तो उसका भी मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, तो इट विल बिकम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बेटा ओपन करो तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टी इंटू साइन थीटा, अगला एक टर्म बनेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पहले और दूसरे टर्म में से u स्क्वायर कॉमन कर लो तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये बन जाएगा केवल u स्क्वायर माइनस का 2u जी टी इंटू साइन थीटा प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा फाइनल स्पीड का फॉर्मूला बन गया। तो आपसे अगर कभी भी स्पीड का मैग्नीट्यूड पूछेगा फाइनल, तो आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे। आपसे वेक्टर के फॉर्म में कभी बोल दे कि वेलोसिटी बता दो, तो आप इस तरीके से वेलोसिटी को निकाल के रख देंगे। तो पहले आप वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की निकालेंगे, फिर वाई डायरेक्शन की निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे वेक्टर के फॉर्म में, है ना। तो एक्स वाली वेलोसिटी आई कैप प्लस वाई वाला वेलोसिटी जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका वेक्टर फॉर्म है। अब हमसे कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दो, प्रोजेक्टाइल की पाथ जो है वो बता दो कैसे आएगा, क्या आएगा। तो देखो यार बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है।
ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, वो यहां पर पहुंचा था, ठीक है। इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो u के बराबर थी, एंगल थीटा था, उसकी वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट्स हो गए थे, u cos थीटा, u sin थीटा, अब पता चल गया होगा आपको, ठीक है। अब अगर बेटा मैं मान लो पार्टिकल यहां कहीं पर है, ठीक है, यहां पर होने का मतलब उस पार्टिकल का ने x डायरेक्शन में इतना मूव किया है और उस पार्टिकल ने y डायरेक्शन में इतना मूव किया है, और उस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है दैट हैज बिकम x, y। ओरिजिन पर जब वो था तो कोऑर्डिनेट 0,0 था, अभी जो कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का जो पोजीशन है दैट इज x, y, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है इसी x और y के बीच में आप रिलेशन मेरे को बता दो। तो बेटा ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है द रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन ही ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ कहलाता है, ठीक है। अब आइए उसी पाथ को हम लोग निकालेंगे कि पाथ स्ट्रेट लाइन है या प्रोजेक्टाइल है या कैसा पाथ है। तो उसको निकालने का तरीका सिंपल सा है, आप कहेंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा मोशन कैसा था, इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है दैट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है दैट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। बट अलोंग वर्टिकल अगर आप देखो, अलोंग वर्टिकल अगर आप देखिए तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यहां लिख रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन में मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूं s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y हो गया, इनिशियल स्पीड हो गई u साइन थीटा, टाइम t के बराबर है, माइनस का 1/2 g इंटू टी स्क्वायर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखिए तो कबाब में हड्डी यहां पर टाइम है, इसमें भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, और टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए x और y के बीच का। कैसे मिलेगा, इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू निकालो और उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। जैसे ही मैं रखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैंने क्या किया, 1 से टाइम की वैल्यू निकाला दैट इज x अपॉन यू कॉस थीटा, और उसको मैं यहां पे रखने वाला हूं। तो इट इज u साइन थीटा टाइम्स टाइम की वैल्यू कितनी है दैट इज x अपॉन में u कॉस थीटा, x अपॉन में u कॉस थीटा, माइनस का 1/2 g इंटू एक्स अपॉन में u कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। इसको u से u कैंसिल आउट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ गई बेटा x tan थीटा के बराबर, x tan थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये एक रिलेशन निकल करके आया जिसमें y है और x है, और ध्यान से देखिए इस रिलेशन में x पर स्क्वायर है बट y पर स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशंस को पैराबोलिक इक्वेशन कहा जाता है जिसमें x और y में से किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर स्क्वायर ना हो। तो दिस पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक पाथ, ठीक है। यहां से पता चल गया कि पाथ पैराबोलिक पाथ है, और इक्वेशन ऑफ द पाथ इज y बराबर x tan थीटा माइनस 1/2 dx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कई फॉर्म से बेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है, कई डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। किताबों में आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इसका मैनिपुलेशन मिल जाएगा, लेकिन उतना सब रटने की जरूरत मेरे हिसाब से आपको नहीं है, आपको सिर्फ फंडामेंटल समझना चाहिए। अब क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल फॉर 90 मीटर हाई। देखो पहले ही क्वेश्चन में सारे के सारे फॉर्मूले धराशायी हो गए, सारा फॉर्मूला यहीं पे फेल हो गया पहले ही क्वेश्चन में। कह रहे द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को यहां से हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है और उसकी जो स्पीड है वो 98 मीटर पर सेकंड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल विच इज 490 मीटर हाई। तो हाइट भी पता है, यहां से फायर किया गया। कह रहा फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसीलिए देखो ये कहा जाता है आपसे कि फिजिक्स में कुछ भी रटने वटने की कोशिश मत करो, बहुत ज्यादा फॉर्मूला वॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता। यहाँ पे फंडामेंटल क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला नहीं चलेगा हमारा कि सर मेरे को टाइम निकालना है तो 2u sin थीटा अपॉन g लगा दे, नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि ये वो केस ही नहीं है ना। यहां पर किसी बिल्डिंग के टॉप से हॉरिजॉन्टली फेंका गया और वो यहां पर ऐसे गिर रहा है। तो टाइम को निकालने का तरीका जरा समझिएगा, फिर से आप इसके पूरे मोशन को एनालाइज करो। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड पता है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन वाली स्पीड तो हमेशा 98 रहेगी, ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है।
ठीक है, तो ये मोशन एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है लेकिन वाई डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी वाई डायरेक्शन में। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है, मेरे को टाइम निकालना है यहां से यहां तक आने का, तो आप इसको आई थिंक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो काम बन जाना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है माइनस 490 मीटर का, क्योंकि ओवरऑल पार्टिकल ऊपर था और वो फाइनली नीचे गिरा है जाकर। ठीक है, इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में बेटा जीरो है, जो भी इनिशियल स्पीड है वो एक्स में है, बट वाई में इनिशियल स्पीड जीरो के बराबर है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा 1/2 जी के बराबर हो गया, और टाइम हो गया कुछ टी के बराबर, राइट है। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये इधर जाएगा 980 बनेगा, 980 बटे जी करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 डाल दो, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू 100 आएगी और टाइम की वैल्यू 10 सेकंड निकल कर आ जाएगी। यानी कि हमने वो समय निकाल लिया है जितने समय में ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन मैंने लगाया और वहां से टाइम मिल गया 10 सेकंड के बराबर। फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है कि भाई इसका रेंज कितना है, ये सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है। अगर इस डिस्टेंस को मैं डी के बराबर मान लूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, कौन सा, दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है भैया, दैट इज 98, और टाइम कितना है वो हम निकाल चुके हैं। 98 उसकी स्पीड हो गई और टाइम लगा था 10 सेकंड का, तो टोटल वो डिस्टेंस बेटा हॉरिजॉन्टली चलेगा 980 मीटर के बराबर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ गई। फिर हमसे कह रहा है द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ये प्रोजेक्टाइल कितनी वेलोसिटी से यहां पर हिट करेगा। देखो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो हमेशा 98 मीटर पर सेकंड रहेगी, उसमें कोई अफेक्ट आने वाला नहीं है पूरे पाथ में, लेकिन वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए भी मैं आपको सिखा चुका हूं, यू कैन अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी। तो आप कहेंगे भैया वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप 9.8 डाल दीजिए, टाइम 10 सेकंड के बराबर है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बेटा 98 मीटर पर सेकंड हो गई। ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, है ना, तो 98 मीटर पर सेकंड इधर भी है और 98 मीटर पर सेकंड इधर भी है। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला, उसने क्वेश्चन में बोला वेलोसिटी बताना है आपको। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 98 आई कैप माइनस का 98 जे कैप, माइनस का 98 जे कैप, यानी इधर की वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी दोनों मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है। ये उस वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन अगर आपसे मान लो स्पीड पूछे, नहीं स्पीड बता दो, तो स्पीड भी आप निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, तो ये 98 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड के बराबर निकलकर उसकी फाइनल स्पीड आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बेटा उसने वेलोसिटी पूछा है, तो आपको ये वाला आंसर देना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी वेक्टर के फॉर्म में आप वेलोसिटी का आंसर दीजिए, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश न रह जाए। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन और सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो यहां पर फिलहाल एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व दे दिया है, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 30 एट एन एंगल ऑफ 30 विद द वर्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो इस बार जो एंगल दिया है ना बेटा, दैट एंगल इज गिवन फ्रॉम वर्टिकल, बस यही एक पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। हम लोग के फॉर्मूले में जो एंगल थीटा होता है दैट इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो अगर 30 डिग्री वर्टिकल से है तो 90 माइनस 30 करोगे तो 60 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से। बाकी फॉर्मूले आप सबको पता है, हाइट का फॉर्मूला लगाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाइए, रेंज का फॉर्मूला लगाइए, और सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और दिया, कह रहे फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। दोनों को बराबर करना है बेटा, रेंज का फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, बस दोनों को बराबर करो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो पता चलेगा कि भाई जब tan थीटा 4 के बराबर था, यानी कि जो थीटा है वो tan इनवर्स 4 के बराबर है। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे सीधे थीटा बराबर tan इनवर्स 4
ये वो एंगल होगा जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वन मोर क्वेश्चन वी हैव, कह रहा है पार्टिकल विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इन अ प्लेन इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द सेम प्लेन, देन इन जनरल द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो उस पार्टिकल का जो पाथ है बेटा वो पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि हमसे कह रहे हैं पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसी एक प्लेन में है और उसी प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने दे दिया, बट सेम डायरेक्शन में नहीं दिया। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन हो जाता, बट यहां पर हमसे बोला गया सेम प्लेन में दिया गया है, सो इट्स मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। कह रहे हैं अ स्टोन इज थ्रोन ऑब्लिकली, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? स्पीड ऑफ द बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपने किसी भी पार्टिकल को ऑब्लिकली भेजा है तो एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट रहती है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। फिर कह रहे हैं व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u, देन वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, रिमेन सेम, गलत है, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद हाइट, गलत है, गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द हाइट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद द हाइट, गलत है, तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द हाइट। वैसे ये भी अधूरा सच है बेटा, क्योंकि जब आप किसी भी पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंकते हो ना, तो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में दैट वाज u sin थीटा, यहां पहुंचते पहुंचते वो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट यहां से यहां पहुंचते पहुंचते वो फिर से u sin थीटा हो जाती है इधर की तरफ। बात को आप समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब अगर आपने यहां से फेंका तो इनिशियली जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो घटेगी 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 घटेगी, जीरो होगी, फिर बढ़ेगी 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 और उतनी ही हो जाएगी जितनी इनिशियल थी। बात समझ में आया? तो इनिशियली वो डिक्रीज होती है, बाद में बढ़ती है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर यहां देते थे फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस तो मैं मान जाता, तब बात ठीक हो जाती है। ठीक है, चलिए अब ये सेकंड पार्ट आ गया इस चैप्टर का, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो ये मोशन इन प्लेन में बेसिकली आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं। सबसे पहला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज बेटा हम लोग को यहां पर पढ़नी और सीखनी है, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब बहुत सिंपल सा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। सर्कुलर मोशन के केस में एक पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए वो ये है, स्पीड भले कांस्टेंट हो जाए लेकिन डायरेक्शन बेटा कांस्टेंट नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट यहां पर है, स्पीड u के बराबर है, वही ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा, स्पीड अभी भी u है, लेकिन डायरेक्शन बेटा बदल गया। अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी कभी भी यहां पर कांस्टेंट नहीं हो सकती। स्पीड में भी कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नेवर कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। और इस वेलोसिटी को, ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो स्पीड के लिए मैं बोल सकता हूं कि भैया स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट वेलोसिटी जो है दैट इज नेवर कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन बिकॉज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस, राइट। इसी की वजह से ये जो सर्कुलर मोशन है बेटा वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। देखो हम लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसकी स्पीड कांस्टेंट हो। सर्कुलर मोशन है बट स्पीड कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। ऐसे एक्सेलरेशन को ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है और उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि भैया स्पीड कांस्टेंट अगर हो सर्कुलर मोशन में तो उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दैट इज इटसेल्फ एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो यहां भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ही काम करता है, जो कि हमेशा सेंटर की तरफ होता है। फिर बात आई सर इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में है, इनिशियली मान लो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर था, आफ्टर सम टाइम वो यहां कहीं पर पहुंच गया। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी,
फाइनल पोजीशन ये है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ जाएगा तो वो अपने सेंटर पर भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस आर्क ए बी इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फॉर्मूला होता है थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क और रेडियस के रेशियो को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो थीटा को लिखा जा सकता है आर्क ए बी, ऐसे बना सकते हो, बटे रेडियस आर के बराबर। ठीक है, सो थीटा इज आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। फिर नेक्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, बिल्कुल वैसे ही यहां पर एंगुलर वेलोसिटी होती है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। डेफिनेशन इसकी सिंपल है, इसका जो यूनिट है बेटा, दैट यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है, तो इसका भी यूनिट यहां पे डाल दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया रेडियंस। ठीक है, और रेडियन के बारे में मैं आपको बताऊं तो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री होता है बेटा। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 2 अगर कभी लिखा है तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस फंडामेंटल चीज को दिमाग में रखिएगा कि इसका यूनिट रेडियन होता है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकंड, है ना। अब एक चीज को और समझना, अगर मैंने पीछे लिखा कि भाई जो थीटा होता है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और रेडियस आर के बराबर है, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है बेटा वो आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा निकल कर आ गई कि भाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई थीटा। अगर इसी में मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दूं, बहुत ध्यान से देखना, टाइम से मैं डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत नहीं किसी को सेम चीज से डिवाइड करने पर, बट ये क्या बना, डिस्टेंस अपॉन टाइम बिकम्स लीनियर स्पीड, आर रेडियस था, थीटा अपॉन टाइम जो है दैट बिकम्स एंगुलर स्पीड। तो ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन आ जाता है v बराबर आर ओमेगा का। यानी अगर कभी भी आपको लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में एक रिलेशन पूछे तो दैट रिलेशन इज v बराबर आर ओमेगा। b इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। तो यहां पर सिंपल सी बात है, क्योंकि थीटा जो है वो डिस्टेंस अपॉन रेडियस था, तो डिस्टेंस इज थीटा इंटू रेडियस, टाइम से दोनों तरफ डिवाइड किया गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बन गया, थीटा अपॉन टाइम ओमेगा बन गया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। तो v बराबर r इंटू ओमेगा। वेक्टर के फॉर्म में अगर आप इसको देखना चाहते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी जो होता है दैट इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है, v बराबर आर ओमेगा होता है, बट अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो इट इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, फिलहाल सर टाइम पीरियड क्या है, तो सिंपल सी बात है यार, एक पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन स्पीड लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी स्पीड को v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं, आर आर कट जाएगा, तो यही 2 पाई अपॉन ओमेगा ऐसा भी लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली टाइम पीरियड। सिंपल सी चीज है, आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ खास नहीं है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर, सो 2 पाई आर अपॉन स्पीड कर दो, टाइम पीरियड आएगा, जिसको 2 पाई अपॉन ओमेगा भी लिखा जा सकता है। ये कहां से आया सर, v बराबर आर ओमेगा लिख दो, आर आर कट जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गए दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है दैट इज हर्ट्ज, HZ, या फिर ऐसा हो सकता है पर सेकंड। ठीक है, या फिर हो सकता है रोटेशंस पर सेकंड। रोटेशंस पर सेकंड, जनरली रोटेशंस पर मिनट में दिया जाता है, बट उसको अपन सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं हम लोग। कैसे सर, देखो टी टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में, टी टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में। तो सर एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हो गए, दैट इज 1 अपॉन टी, और 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हुए, इसी को बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड लगाकर आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं अगर कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे यहां लैंग्वेज में लिखेंगे टी सेकंड्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन में, 1 सेकंड लगेंगे 1 अपॉन टी रेवोल्यूशंस में, यानी कि फ्रीक्वेंसी, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड
ओमेगा, देखो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, और जो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, राइट। तो यहां से आप इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में ओमेगा को 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को ही फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ओमेगा का फॉर्मूला निकल करके आ गया, दैट इज 2 पाई एफ। बेटा एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है, दैट इज 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ। ठीक है, फिर बात आई सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज डिवाइडेड बाई, दैट इज आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा को मैं लिख सकता था आर्क ए बी, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन रेडियस। तो डिस्टेंस को लिखा जा सकता था आर इंटू थीटा, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारा फॉर्मूला आ गया दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इसी तरीके का एक लाइन दो लाइन का डेरिवेशन है, दैट्स इट। फिर कह रहे हैं व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जैसे देखो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। सेम चीज यहां पर आती है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम टू सेम पैटर्न चल रहा है, यहां पे लीनियर वेलोसिटी होती है, यहां एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, सिंपल बात। ठीक है, इसके भी अगर मैं यूनिट्स की बात कर दूं तो इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों में भी रिलेशन होता है क्या, अगर हमने पढ़ लिया है v बराबर आर ओमेगा, डिराइव भी कर लिया है, इसी को दोनों तरफ अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, या आप ऐसे बोल सकते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जरा समझो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है एक्सेलरेशन, और ओमेगा अपॉन टाइम क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक डेरिवेशन हो जाता है कि सर एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। तो लीनियर एक्सेलरेशन इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी को वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको लिखना है सो दैट विल बी अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है जो मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जहां पर वेक्टर्स पढ़ाया था। फिर कह रहे हैं सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर था, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, स्पीड भले इधर की तरफ हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी स्पीड इधर हो सकती है, बट एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, और इसी एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। स्पीड को हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो आर ओमेगा का स्क्वायर बटे रेडियस, तो वैल्यू आ जाती है आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, और एक फॉर्मूला वी स्क्वायर बटे आर भी होता है। सो इट हैज टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है। फिर कह रहे हैं सर्कुलर मोशन विद द वेरिएबल स्पीड। वैसे तो ये सिलेबस में ही नहीं है, बट फिर भी हल्का फुल्का इसके बारे में आप देख लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर है और उसकी स्पीड v1 है, यही ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंच जाए स्पीड बदल जाए v2 के बराबर, तो ऐसे केसेस में जरा देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था वो तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका काम था डायरेक्शन चेंज करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, एक एक्सेलरेशन यहां पर और हो जाएगा, दैट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा बेटा, ये उसकी लीनियर स्पीड को चेंज कर रहा है ना। भाई अभी स्पीड v1 है, बाद में v2 होने वाली है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, तो देयर मस्ट बी अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑल्सो। तो यहां दो एक्सेलरेशंस हो जाते हैं। इन दोनों एक्सेलरेशंस का अगर आप नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लाइक दिस। वेक्टर सम है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का वेक्टर सम करोगे तो दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। अब बात आई सर ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो दैट इज वी स्क्वायर बटे आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर निकालना है बेटा तो दैट विल बी डीवी बाई डी टी। सर ये v क्या है, v इज इट्स लीनियर स्पीड, है ना, dv बाई डी टी लिख करके आप उसका स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से बेटा नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। सर नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ। देखो अगर मैं पार्टिकल यहां मान रहा हूं
ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इधर कहीं उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम आपको करना पड़ेगा। तो नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके की वैल्यू होगी। तो ये टाइप का जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन पर भी कुछ आ जाइए, बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। कह रहे हैं विच इज ग्रेटर, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर हैंड ऑफ द वॉच और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, गिव देयर रेशियो। देखो कौन इनमें से बड़ा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर हैंड ऑफ द वॉच। अगर आप वॉच की बात कर रहे हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब किसी भी वॉच के बारे में बात करो, वो भी आर हैंड, जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन बेटा कंप्लीट करती है, सो इट विल बी 2 पाई अपॉन 12 आवर्स, है ना। जबकि यहीं पर एंगुलर वेलोसिटी फॉर द अर्थ अगर मेरे को लिखना है, अर्थ के केस में भी फॉर्मूला वही है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, लेकिन अर्थ का जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है बेटा अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट वो 24 घंटे का है। अब क्योंकि ये भी आवर्स में ये भी आवर्स में, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब हमसे कह रहे हैं गिव देयर रेशियो, रेशियो बता दो। तो ओमेगा फॉर वॉच डिवाइडेड बाई ओमेगा फॉर अर्थ, आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 पाई अपॉन 12, और ये बनेगा 2 पाई अपॉन 24। ये कैंसिल हुआ, 24 ऊपर जाएगा बेटा, 12 जो है वो नीचे आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो इनका जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो निकल कर आने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। नेक्स्ट वन कह रहे, इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड्स हैंड इन अ स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप क्या होगा। देखो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा 3 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आएगा, और जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब सेकंड्स हैंड की बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड वाली सुई होती है वो तो 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, तो यहां पर आप बाई 60 कर दीजिए, ये इसको कैंसिल करेगा 20 आएगा, ये इसको कैंसिल करेगा 10 आएगा, सो इट विल एक्चुअली बिकम पाई अपॉन 1000। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो ये आएगा 0.00314 मीटर पर सेकंड के बराबर। 0.00314 मीटर पर सेकंड इज इट्स लीनियर वेलोसिटी, सिंपल। v बराबर आर ओमेगा होता है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, ओमेगा मैंने निकाल लिया, यहां पे रख दिया, सिंप्लीफाई कर डाला, राइट। नेक्स्ट वन इज इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो बेटा जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तो वेलोसिटी इधर की तरफ है, बट एक्सेलरेशन जो है दैट इज टुवर्ड सेंटर, है ना। तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मास व्हिच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस विद द स्पीड ऑफ दिस। रेडियस पता है, स्पीड पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इससे आसान क्या ही होगा, v स्क्वायर बटे r, तो 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस विच इज इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 5, तो वैल्यू इज 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू इज 105.8 105.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वैसे तो 106 दिया है, बट एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है बेटा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया नन ऑफ दीज, क्योंकि एग्जैक्टली मैचिंग आंसर कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन वी हैव, कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 10 kg रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर दिस, डायमीटर गिवन है भाई, तो रेडियस निकालेंगे हम लोग यहां से 0.2 मीटर कर लेंगे, ठीक है, मेकिंग 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें उस बॉडी का मास पता है 10 kg के बराबर, हमें रेडियस ऑफ द पाथ पता है 0.20 मीटर्स के बराबर, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो भी 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो बाई 60 करोगे तो रेवोल्यूशन पर सेकंड बन जाएगा। अब यहां से ओमेगा का रिक्वायरमेंट आएगा जो कि 2 पाई f होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये इसको काटेगा 3 आएगा, तो 100 पाई अपॉन 3 रेडियंस पर सेकेंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, राइट। अब सोचो लीनियर वेलोसिटी अगर निकालनी है बेटा, तो लीनियर वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, रेडियस की वैल्यू है 0.20,
मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा विच इज 100 पाई बाई 3, 100 पाई अपॉन 3। सिंप्लीफाई कर डालो बस, ये आएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई पाई यानी 3.14, जो भी आया डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज 20.93 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। दैट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर स्पीड, राइट। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर मेरे को चाहिए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आता है, या तो आर ओमेगा स्क्वायर कर दो या फिर वी स्क्वायर बटे आर कर दो, तुम्हारे ऊपर है। तो स्पीड मुझे पता है क्या, नहीं पता है, हाँ निकालिए, स्पीड तो निकाल लिया मैंने। तो इट इज 20.93 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस विच इज 0.20। सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करो, तो इट इज अगेन 20.9 होल डिवाइडेड बाई 0.2। इसको सॉल्व किया बेटा तो वैल्यू आ गई है 2187.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कुछ ज्यादा ही वैल्यू आ रही है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लो यार, है ना, ज्यादा ही बड़ी वैल्यू आ रही है। ओमेगा गिवन है, रेडियस पता है, मास पता है, लीनियर वेलोसिटी कह रहा है तो v बराबर आर ओमेगा मैंने लगाया, रेडियस की वैल्यू डाल दिया, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 2 पाई एफ 1000 बाई 60 00 3 100 पाई बाई 3 सही है, यहाँ रख दिया मैंने, ओके 100 पाई 100 उसको 20 बनाएगा, 20 इंटू समथिंग, हाँ ठीक है। फिर ये बन गया v स्क्वायर यानी 400 बटे आर, रेडियस बहुत कम है इसलिए वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से निकल करके आया, क्योंकि रेडियस बहुत छोटा था तो डिवाइड करने पर वैल्यू काफी बड़ी हो गई, राइट। तो फिलहाल जो है सो है, जो हमें डेटा दिया गया उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, एंड दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। वन मोर क्वेश्चन वी हैव, कह रहे हैं असर्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, 2020 में एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर रीजन में कह रहा है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि जो हमने वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रखी हैं उनको हम सर्कुलर मोशन में नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो स्ट्रेट लाइन के लिए हमने डिराइव किया था, ये तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो बेटा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सर होमवर्क क्या है, सबसे पहला होमवर्क है कि आप सभी लोग अपने नोट्स का पीडीएफ अभी तुरंत निकालिए, अपनी कॉपी पर इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और लेक्चर का रिवीजन करो। देखो मैंने आपको एक ऐसा लेक्चर यहां पर बना के दिया है जो कि इस चैप्टर के सारे फंडामेंटल्स को एक बार क्लियर कर देगा आपके दिमाग में, ठीक है। देखो इस वन शॉट सेशन का एम क्या है, इसका एम सिंपल सा ये है कि हमें पहले चैप्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड जो कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं वो हमको मिल जाए, ताकि फंडामेंटल क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जाए। तो जिन बच्चों ने कहीं से पढ़ रखा है उन बच्चों के लिए ये एक बढ़िया सा रिवीजन का लेक्चर हो गया, कि उनका मस्त रिवीजन हो गया 1 घंटे के अंदर में। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको वो सारे फंडामेंटल्स पता चल गए, ठीक है। अब वो इन फंडामेंटल्स के बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। जो बच्चे प्योरली इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं और से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये कंटेंट मोर देन इनफ है। अपनी फंडामेंटल क्लैरिटी बेटा बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हम लोग भी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। गुड बाय, टेक केयर।